कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज हमारे टॉपिक का नाम है MPSE 6। इसमें 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 मैंने आपके लिए पहले अपलोड कर दिया, अभी पार्ट 2 है। इसके बाद मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2018 ये सब करा दूँगी जल्द से जल्द। जितनी जल्दी मेरे को टाइम मिलता जाएगा उतना मैं करती रहूँगी। और देखिए आप बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं मैम इस टॉपिक पे बना दीजिए। तो देखिए जो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं होती तो मैं उस पर नहीं बना पाती हूँ, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। परंतु कुछ बुक ऐसी होती है जो अवेलेबल नहीं होती और मेरे को लगता है कि हाँ ये ऑनलाइन भी पढ़ के मैं आपको समझा सकती हूँ, तो मैं समझा देती हूँ उस बारे में। तो देखिए जैसे कि आपका MPC 8 है तो मेरे को लगता है शायद मैं उसको करवा सकती हूँ बिना ऑनलाइन भी देख के, क्योंकि देखिए कहते कुछ ऐसी बुकें होती है, ऐसे कोड होते हैं जो ईजिली ऐसे आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं पड़ता, उसको बस आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं कुछ जो बुक अवेलेबल नहीं होती तो उसके लिए भी हाँ बोल देती हूँ। और बट इसका भी पक्का नहीं है, बट आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिए, जो भी कर रहे हैं जैसे भी। अगर मेरे को टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपकी वीडियो बना पाऊँगी इस पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी PDF है जिसकी मेरे को वीडियो बनानी है और मैंने अभी तक बना ही नहीं पाई हूँ। और एग्ज़ाम सब आ रहे हैं, बस 2-4 दिन बचे हैं किसी एग्ज़ाम में, और बाकी उसके बाद सब आपके विदाउट हॉलीडे सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जो बुक मेरे पास अवेलेबल होगी मैं बना दूंगी। और देखिए स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट के MGP 4 है, उस पर आ रही है, MGPSC 7 है, मतलब बहुत सारे ऐसे कोड है जिसके लिए मैं हाँ आपको पहले लिख सकी हूँ और मैंने पहले वीडियोज़ बना चुकी हूँ। तो देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस थोड़ी टाइम की मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो भी अभी 3-4 टॉपिक है मैं आपको बता दूँगी कौन सी आपकी कोड है, तो मैं बता दूंगी कि उसकी मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ की पता है मेरे को कि मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं डाल दी, कि जो MGP 4 है उसकी मैंने एक भी कोई वीडियो नहीं है, तो मैं उसकी जल्द से जल्द आपको करा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, सीमित युद्ध क्या होता है। तो देखिए सीमित युद्ध के बारे में बताना है इसमें। देखिए सीमित युद्ध में क्या बता रहे हैं कि जो आपका ये बोल रहे कि परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु युद्ध जो होते हैं, वो ऐसा सोचा जाता था कि जो अमेरिका उसका एकाधिकार है, क्योंकि अमेरिका के बाद बहुत शक्तिशाली था, इसके पास बहुत सारे हथियार थे, सब कुछ था। परंतु ऐसा सोचा जाता था कि जो अमेरिका है उसका एक ही अधिकार है, सब चीज़ पे उसका ही अधिकार है, ठीक है। वो महाशक्ति के रूप में उभरा था इसलिए। परंतु कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ भी साथ में उभरा, है ना, दोनों महाशक्ति एक साथ उभरी और परमाणु दोनों के पास बराबर थे, दोनों के पास इतनी शक्तियाँ थी, दोनों के पास इतने हथियार थे, सैनिक थे, सब चीज़ थे। तो क्या हुआ कि ये सोचा गया कि अगर युद्ध हो गया तो फिर क्या होगा, युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों महाशक्ति के रूप में थे। तो इसमें क्या हुआ कि सीमित युद्ध हुआ, कि इसमें युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, क्योंकि युद्ध तो हुआ नहीं वास्तविकता में, पर संघर्ष जो है वो चल रहा था। आप सभी को ना तभी शीत युद्ध बोलते हैं उसको, क्योंकि कोल्ड वर्ल्ड वॉर था। इसमें मतलब वास्तविक रूप में युद्ध नहीं हुआ था, परंतु संघर्ष चल रहा था कि हाँ ये संभावना बनी रहती थी युद्ध कभी भी हो सकता है। तो सीमित युद्ध में यही होता है कि संघर्ष चलता रहता है, सीमित रहता है युद्ध, वास्तविक रूप से नहीं बाहर आता। तो ये सब ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा सीमित युद्ध क्यों चलता रहा और क्यों वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हुआ अमेरिका उसके बीच, क्योंकि जब कोरिया का युद्ध हुआ था तो उसमें ये तो स्पष्ट हो गया था कि जो शीत युद्ध है उस देशों के द्वारा ये संभावना हो गई थी कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, युद्ध नहीं करना, क्योंकि अगर वो युद्ध कर लेंगे तो उनको पता था कितना बड़ा विनाश होने वाला है, क्योंकि 2 महाशक्तियाँ थी, ठीक है, एक कोई भी कमज़ोर नहीं था, दोनों एकदम टक्कर पे थी। तो क्या हुआ अप्रत्यक्ष रूप से जो संघर्ष चल रहा था वो नहीं टाला जा सकता था, ये सबको पता था कि जो संघर्ष चल रहा है इन दोनों के बीच में ये नहीं टाला जा सकता, है ना। तो इसमें क्या था कि दोनों महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रही थी एक दूसरे के, मतलब कि एक दूसरे के सामने बोलते हैं ना सामने आके लड़ाई करना, वैसे नहीं हो रहा था, सब अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था उनमें। तो और दोनों और क्या करते रहते थे दोनों देश कि अपने अपने देश में परीक्षण करते रहते थे कि जो भी वो हथियार बना रहे परमाणु बना रहे उसका परीक्षण करते रहते थे कि कभी कल को कुछ दिक्कत हो जाए, अमेरिका या सोवियत संघ कोई भी लड़ाई कर ले तो उसमें क्या कर सके, ये अपना मतलब कि इनके पास ऐसे हथियार हों ताकि ये उसको भी मतलब कि नुकसान पहुंचा सके। तो दोनों परीक्षण करते रहते कि हाँ हम शक्तिशाली हैं ज़्यादा। आगे देखिए
और देखिए सीमित युद्ध की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें क्या होता है कि दोनों जो महाशक्ति होते हैं वो सोच समझकर कार्य करती है, मतलब कि सोच समझकर युद्ध करती है। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे युद्ध करने चल जाए, ऐसा नहीं होता। वो सोच समझकर संयम के साथ कार्य करती है ताकि युद्ध जैसी चीज़ें ना हो और अपने जो युद्ध जैसी मतलब युद्ध की जो स्थिति है उनमें अपनी उसको संयम को वो करते स्थापित किए, हाँ हमको युद्ध नहीं करना, पहले अगर सामने से कोई करता है तो हम उसका जवाब देंगे, खुद से हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो यही होता है आपका सीमांत युद्ध में। और जो थी दो महाशक्तियाँ थे उनको पता था हम युद्ध करेंगे तो इसका भयानक मतलब कि असर होगा, परिणाम होगा। आगे देखिए एक पॉइंट है पहला, नीति के निर्धारक तत्व। देखिए सीमित युद्ध में क्या होता है कि सब चीज़ सीमित कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो युद्ध की भूमि होती है उसको सीमित कर दिया जाता है, जो आप खर्चा करते हैं उस पर क्या कहते हैं आपके परमाणु हथियार पे, इन सब के इसको सीमित कर दिया जाता है। और जो राष्ट्रीय जो आपका वो होता है कि जो राष्ट्रीय होता है वो भी अपने खर्चों को सीमित कर देता है, अपने संसाधनों पर सीमित खर्चा करता है, जिससे कि ये सब सीमित इसलिए ही किया जाता है कि जो युद्ध है वो सीमित हो सके, वो ज़्यादा ना सामान्य युद्ध में ना परिवर्तन हो जाए। सामान्य युद्ध मतलब आप समझते हैं ना कि वास्तविक जो युद्ध होता है बहुत भयानक होते हैं। तो सीमित युद्ध में क्या होता है कि सीमित करते हैं हर एक चीज़ को, और सीमित इसलिए नहीं किया जाता कि उस युद्ध का महत्व कम है या फिर लोग जो युद्ध कर रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं हम सीमित रहे, नहीं। वो सीमित युद्ध इसलिए किया जाता है जो उसका भयानक प्रभाव है, परिणाम है, वो ज़्यादा ना हो, है ना, और लोगों पर ना पड़े। क्योंकि देखिए युद्ध दो देशों के बीच में तो होता है, परंतु उन दो देशों के अलावा और लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ना, इसका परिणाम बहुत भयानक आता है। इसलिए सीमित युद्ध की अवधारणा सामने आई कि सब कुछ सीमित होना चाहिए युद्ध भी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और देखिए अमेरिका का तर्क है कि सीमित युद्ध मतलब कि अगर आपको युद्ध करना है तो उतना ही कीजिए कि आप अपनी सेना जो होती है, मतलब कि आपके देश की जो बाउंड्री होती है उसको आप सुरक्षित रख सकें। इतना युद्ध मत कीजिए कि आप अपने देश की जो सीमा है उसको बढ़ाइए, बस आप अपने देश की सीमा को बचा सके, इतना ही युद्ध आपको करना चाहिए, इतना ही आपको बल प्रयोग करना चाहिए। अपने देश की सीमा को आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है युद्ध तो होगा और ज़्यादा होगा। और युद्ध जो है खाली जो शत्रु सेना है उसको रोकने के लिए होना चाहिए, कि युद्ध जब आप करते हो तो शत्रु सेना को रोका जा सके। और देखिए आगे जो सन लिखे हुए आप इसको पढ़ लेना कि इस सन में क्या हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था और ये किसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ईजी से है, आगे बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीमितता प्रक्रिया। देखिए सीमितता प्रक्रिया में क्या बता रहे हैं कि जो आप युद्ध करते हैं वो सीमित होना चाहिए उसी देश में जिस देश में ये युद्ध हो रहा है, मतलब कि और बाकी देशों को इसमें अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना कोई सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि वो दूर रहे, उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए बाकी देशों पे। जैसे कि अभी ये बता दीजिए कोरिया युद्ध है, आपका वियतनाम युद्ध हो गया, इंडो चीन और अफगानिस्तान इराक युद्ध, ये सब जो युद्ध थे एक सीमित युद्ध थे, क्योंकि इसमें महाशक्तियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और ना उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया कोई। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे बता रहे हैं जो सीमित युद्ध के परमाणु अस्त्रों पर बहुत विवाद चला कि जो सीमित युद्ध होते हैं इसमें परमाणु किस प्रकार से यूज़ होने चाहिए, किस प्रकार से नहीं चाहिए, उस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद चला। और बोल रहे कि कोरिया युद्ध में के दौरान क्या हुआ कि परमाणु हथियारों का प्रयोग ना लाने के 3 कारण थे कि जो परमाणु हथियार है उसका प्रयोग ना लाए, ठीक है, ना करें। तो उसके 3 कारण क्या क्या थे, जैसे कि फर्स्ट है आपका, तो देखिए जो 3 बताए इसमें से पहले में बता रहे हैं कि जो अमेरिका था उसने अपना है ना जो जैसे कि सैनिक हथियार जो होते हैं परमाणु होते हैं ये सब कोरिया को नहीं उपलब्ध कराए थे, उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि इसका सोवियत संघ तो साथ दे ही रहा है तो मैं इसका साथ क्यों दूँ, मतलब कि मैं क्यों हथियार दूँ फिर फालतू में। और जहाँ पे ये वास्तविक युद्ध हो रहा था तो ये अलग जगह पे हो रहा था, इसलिए भी उसने साथ नहीं दिया। दूसरी बात इसमें ये है कि वो सोचते थे कि अगर वो इस हथियार देते तो वो तब देते जब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती, जब कोरिया के पास कुछ भी ना होता तब वो अपने हथियार देते जब सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती। पर वो निम्न स्तर है, जब स्टार्टिंग है तो उसमें हथियार परमाणु देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं तो उससे क्या होता है कि जो युद्ध है उसका भयानक रूप होता है, उसके परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जो अमेरिका का एक सहयोगी इंग्लैंड था वो इसके खिलाफ था, उसको लगता था नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको देने चाहिए थे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे है संघर्षवर्धन की संकल्पना, इसमें बताना है
देखिए जो संघर्ष की इसमें संघर्षवर्धन की जो संकल्पना है इसमें बताया क्या गया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें युद्ध को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि इसमें लड़ाई दी जाती है, हम आर पार की लड़ाई, मतलब कि बोल देता है कि अभी होगा जो होगा, है ना, जिसके हम बोलते हैं ना कि हम तो अब युद्ध करेंगे चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे कितने भी इसका बुरा परिणाम हो, तो इसमें युद्ध को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें जो इसमें दो पक्ष जो होते हैं उनके जो मित्र होते हैं वो भी इसमें सपोर्ट करने लग जाते हैं ताकि युद्ध और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हारमन है वो इसमें अपने कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं, वो बोलते हैं कि क्या होता है इसमें कि युद्ध का क्षेत्र में विस्तार होता है, इसमें कि युद्ध जहाँ पे युद्ध संबंधित क्षेत्रों में विस्तार होता है और इससे जो खतरा है वो ज़्यादा पैदा होता है, खतरा नए रूप से सामने आता है। जो संयोगी होते हैं वो शत्रु के राज्य में मतलब कि वो कहते लड़ाई झगड़ा ये सब करने लग जाते हैं, है ना, हमला करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और देखिए आगे, और युद्ध के जो आसपास के शहर होते हैं और जो केंद्र अवस्था होती है उसमें क्या होता है परमाणुओं का प्रयोग किया जाने लगता है ताकि जो जहाँ युद्ध हो रहा है उसके आसपास के क्षेत्र में भी हम ऐसा दहशत का माहौल फैला दें कि वो लोग अपने आप भाग जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो संघर्ष संवर्धन में और ज़्यादा युद्ध को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सब इसमें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह एवं देखिए इस क्वेश्चन में विद्रोह के जो प्रमुख लक्षण है वो बताने कि विद्रोह कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब। देखिए विद्रोह से तो आपको बहुत सारा मतलब पता होगा, हमने अभी तक जो बुक पढ़ी है उसमें विद्रोह के बारे में पढ़ा था। जो हमने संघर्ष समाधान की बुक पढ़ी थी उसमें विद्रोह के बारे में पढ़ा था। देखिए विद्रोह में होता क्या है, जब जनता जो होती है, जो देश के अंदर लोग रहते हैं, वो अपनी सरकार की नीतियों से या फिर उसने जो कानून बनाया उससे सहमत नहीं होते, उसके विरोध में होते हैं, तो वो विद्रोह करते हैं। और विद्रोह कई बार क्या होते हैं कि कानूनी नीतियाँ और गतिविधियों से तो सहमत नहीं होते, इसलिए भी होते हैं। और इसलिए भी होता है कि जो सरकार है उसको हमको चेंज करना है या फिर वो हमारे साथ शोषण कर रही है, कुछ ऐसा कुछ भी कर रही है, तो उसको हटाना वहाँ से, ठीक है, उसका विरोध करना। और जो ये विरोध है ये राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की मध्य अवस्था होती है, कि जो राजनीतिक विद्रोह होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं उसका मिडल पार्ट होता है, ठीक है। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि विद्रोह में क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया होती है जो क्या होते हैं सक्रिय विद्रोह से होती है, मतलब कि विद्रोह जो होते हैं, विद्रोह का अभिप्राय होता है सक्रिय विद्रोह, जो सक्रिय रूप से चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है वो विद्रोह होता है। आगे देखिए इसमें और क्या बताया जा रहा है। और इसमें गैर कानूनी तरीके से जो सरकार की गतिविधियां होती हैं उसको चेंज करना होता है, उसको बदलना होता है। अब हम पढ़ेंगे विद्रोह के प्रमुख रूप कि इसके कौन कौन से रूप हैं। देखिए पहला है अहिंसक प्रतिरोध। देखिए अहिंसक प्रतिरोध में क्या होता है कि अहिंसा के तौर पे उसका प्रतिरोध विरोध किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से सरकार को या किसी को हटाना नहीं होता, इसमें ये बताना होता है कि हमको जो आपकी नीतियां हैं जो है उसमें चेंज चाहिए हम। और इसमें ये भी होता है कि इंसान जागरूक होता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और ये बताते हैं कि अब इसमें समाज में चेंज होना चाहिए, जो आपकी नीति है उसमें चेंज होना चाहिए, जो आपकी परियोजना है उसमें चेंज होनी चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं होता, इसमें अहिंसक रूप से सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति वो असंतोष है, ठीक है, उसके वो असंतोष है, आपकी जो भी नीतियां हैं कार्य हैं जो आप कर रहे हो उससे असंतोष है। तो इसमें बस यही होता है कि जो आपकी सरकार है उसको पूर्ण रूप से काया पलट नहीं होती कि उसको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसमें मतलब कि चेंज लाए, बदलाव लाना चाहिए उनको समाज में, अपनी नीतियों में, ये सब चीज़ होती है। और अहिंसा का तो आपको पता है, गांधी जी के बारे में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गांधी जी के बारे में भी बताया गया है कि गांधी जी के एक अहिंसा के बहुत अच्छा प्रतिरोध था जिसमें अहिंसा का प्रयोग किया गया था, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। और अहिंसा में क्या आता है, जैसे कि आपका उपवास धरने, चक्का जाम कर देना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं अहिंसा में और क्या क्या होता है कि अहिंसा प्रकार के नियमित है, जैसे कि अहिंसा विरोध करते हैं लोग, अहिंसक असंयोग होता है कि संयोग ना देना, अहिंसक हस्तक्षेप होता है, ये सब चीज़ें अहिंसक में होती है। अब है शासन परिवर्तन। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए शासन परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो सत्ता होती है वो हाथ से चली जाती है, मतलब कि जो भी अभी सत्ता में है, जो शासन कर रहा है उसके हाथ से सत्ता चल जाती है और इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति उति नहीं पहुँचती है। और ये जो आपकी क्रांति से अलग होते हैं, क्रांति नहीं होते, जैसे क्रांति से प्रतीक होता है आपका
सत्ता परिवर्तन, इसमें ये होता है कि जो सेना होती है वो नागरिक अधिकारों को अपने हाथ में ले लेती है और क्या करती है कि सत्ता पे आ जाती है ना, और फिर दूसरा कोई व्यक्ति उस सत्ता पे आ जाता है। और ये सत्ता परिवर्तन क्यों होता है? जब आपकी जो सत्ता में सरकार है, जो भी व्यक्ति है वो आपकी जब महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर पाता या फिर आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं कर पाता, संसाधनों को पूरा नहीं कर पाता, तो तब ये सब चीज़ होती है। अगला आपका पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है छापा मार युद्ध। इसमें छापा मार युद्ध में क्या होता है कि इसमें जो भी आपके क्षेत्रीय शक्तियाँ होती है वो शत्रु का विरोध करती है, मतलब कि जो स्थानीय लोग होते हैं ना वो है ना, जो आपके शत्रु होते हैं या फिर जो आपके अधिकारों का हनन करते हैं उसका विरोध करती है। और क्या करती है कि जहाँ पे भी वो शत्रु हैं वहाँ पे जाके कार्रवाई करती है, सैनिक कार्रवाई करती है। और इसमें सैनिक भी होते हैं और अर्धसैनिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपका युद्ध, जो आपके दुश्मन है उसका जो मनोबल है उसको कम कराती है, कि जो दुश्मन इतना प्रभाव सोचता है कि मैं हाँ युद्ध करूँगा, ये करूँगा उस देश के साथ ऐसा, तो उसका मनोबल को कम कर देती है और फिर वो ये सब चीज़ें ना करे ताकि। तो छापा मार युद्ध में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कॉमन सी चीज़ है और ईजी है कि बस इसमें क्षेत्रीय स्तर पे जो लोग होते हैं वो एक मतलब कि शत्रुओं का जो होता है उसको छापा मार युद्ध के रूप में चलाते हैं और उनका मनोबल नीचे गिराते हैं। तो इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ भी लेना। नेक्स्ट है हमारा आतंकवाद। देखिए आतंकवाद में क्या होता है कि देखिए आतंकवाद युद्ध में क्या होता है कि जो इसमें डर पैदा करना होता है कि जो समाज है उसमें डर पैदा हो, ठीक है। और क्या होता है हिंसा का प्रयोग किया जाता है और हिंसा उत्पन्न होती है और धमकी दी जाती है, ये सब चीज़ें आतंकवाद में होती है। बाकी जो अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है कि अमेरिका में किस प्रकार से आतंकवादी जो है उन्होंने जो भी किया था उसके बारे में लिखे, आतंकवादी गुप्त रूप से छुपे हुए होते हैं, है ना। तो इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लेना, 2-4 लाइनें हैं। नेक्स्ट आपका है क्रांति। इस क्रांति में देखिए क्या है, देखिए क्रांति में क्या होता है कि आपके राजनीतिक और आर्थिक जो राजनीतिक और सामाजिक जो भी आपकी कमज़ोरी होती है उसको ये बदलती है। क्रांति में क्या होता है कि जब राजनीतिक तौर पे और आपका सामाजिक तौर पे सही चीज़ें नहीं चल रही होती तो क्रांति होती है। और क्रांति क्या करती है, इसकी जो काया पलट कर देती है, पूरा इसको बदल देती है, इसको ठीक कर देती है। मतलब क्रांति जो होती है वो अच्छी होती है, वो राजनीतिक और सामाजिक को बदलती है और ठीक कर देती है। नेक्स्ट है हमारा गृह युद्ध। तो गृह युद्ध में तो आपको पता है कि समाज में जो युद्ध चलने लग जाता है देश के अंदर, देखिए समाज के अंदर चलता है और ये जो सामाजिक संघर्ष होता है कि, और इसमें जो भी आपके अधिकार होते हैं उसको बनाए रखने के लिए शासन की मतलब कि अवैध जो शासन होता है, सही से शासन नहीं चल रहा होता, वैध प्रदान जो करता है वैधता शासन, उसको ठीक करने के लिए गृह युद्ध होता है कि समाज के अंदर कुछ दिक्कतें आ जाती है, सामाजिक संघर्ष होते हैं, तो वो सब है। तो इसके अंदर बता रहे हैं मुख्य जो विद्रोह है उसके 4 प्रमुख जो है वो बताए जा रहे हैं प्रकार की, जो विद्रोह है वो 4 प्रमुख उसके प्रकार और हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए पहले वाले में बता रहे हैं कि जो शासक वर्ग के वफादार जो लोग होते हैं, जो पुरानी शासन सेना में मतलब सम्मिलित होते हैं और वफादार होते हैं शासन के प्रति, तो वो जो आधुनिक शासन है उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो पुराने शासन के लिए उनको अच्छा लगता है, वो सोचते हैं पुराना शासन अच्छा था, तो जो नया शासन आता है आधुनिक उसके लिए इनों का विरोध उत्पन्न होता है। और देखिए सेकंड में बता रहे हैं कि कुछ लोग, अब देखिए विरोध के बारे में बताया ना कि विरोध के क्या क्या प्रकार है और क्यों किया जाता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग शासन को मतलब कि सपोर्ट नहीं करते, उनको पुराना शासन अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रशिक्षित होते हैं, मतलब कि वो नेतृत्व रहित होते हैं और वो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको पैसे मतलब कि पैसे कमाने होते हैं, फिर उनको लाभ प्राप्त करना होता है कानूनी रूप से, तो वो विद्रोह करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, तो इसलिए वो विद्रोह करते हैं। नेक्स्ट आतंकवाद के बारे में बता रहे हैं। आतंकवाद में वो होते हैं कि वो देश की जो कार्यशीलता होती है उसकी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि इसको हम बदल के अपने अकॉर्डिंग चलाएं। और फोर्थ में बता रहे हैं कि कुछ जो विदेशी युद्ध होते हैं या तो फिर बड़े सिपाही होते हैं, मतलब कि उन युद्धों में बड़े बड़े सिपाही होते हैं, या फिर सिद्धांत प्रभावित युद्ध होते हैं कि सिद्धांत के अगर हम मतलब कि चेंज करते हैं उससे होते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना कि सिद्धांत है, कोई राइटर कोई सिद्धांत देता है तो उससे प्रभावित होकर कुछ लोगों की मनोवैज्ञानिक दशा होती है, बदल जाती है, मेंटलिटी सोच बदल जाती है, तो विद्रोह करते हैं। तो ये सब 4 प्रकार बताए हैं युद्ध के कि कौन कौन से हैं। और देखिए विद्रोह में क्या होता है, जो आपके संविधान है ना, संवैधानिक जो भी चीज़ है, ये सरकार है उसको चुनौती देते हैं इसमें, तभी वो विद्रोह करते हैं। और विद्रोह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका विद्रोह होता है और एक प्रति विद्रोह होता है। तो दोनों में क्या होता है कि
और देखिए विद्रोह प्रति विद्रोह जो बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं जो प्रति विद्रोह गैर परंपरागत तौर से सीमित युद्ध ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका विद्रोह होता है ये तो सीमित संसाधनों के साथ ही लड़े जाते हैं, परंतु जो प्रति विद्रोह होते हैं इसमें क्या होता है कि जो प्रयास होते हैं उसको विफल करने के लिए लड़े जाते हैं, जो भी आप प्रयास करते हैं उसको विफल करने के लिए। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि दोनों ही पक्ष में मनोवैज्ञानिक युद्ध कर रहे होते हैं, मतलब कि दोनों पक्ष में चाहे दो कोई भी प्रति विद्रोह विद्रोह, ये इस प्रकार के दोनों पक्ष में मनोवैज्ञानिक युद्ध होता रहता है, जो मस्तिष्क तौर पे युद्धों का चलता रहता है। और आगे देखिए थोड़ा क्या बता रहे हैं, देखिए प्रति विद्रोह में बता रहे कि प्रति विद्रोह एक परंपरागत युद्ध होते हैं जिसमें कि ये होता है कि ये जो अन्य कार्रवाई है उससे अलग होता है और इसके संदर्भ में जो शांति की स्थापना और राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं। और प्रति विद्रोह में यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इसमें आधुनिक जो सरकार होती है तथा जो सेना होती है उसका विरोध को रोकना होता है। बस इसमें ये सब चीज़ें विद्रोह के बारे में बताया गया, आपको ये समझ आए हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शांति निर्वहन, शांति रचना और शांति निर्माण। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आता भी आपके एग्जाम में। तो देखिए जो भी मैं आपको 2019 का क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं और अभी 2018 का कराऊंगी वो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने जब बनाए तो उसमें ये क्वेश्चन सब रिपीट ही थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन अब मैं हटा दूंगी क्योंकि मैंने जब बनाए थे सब क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड किए थे, अब मैं उसमें से हटा दूंगी क्योंकि मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो है ना, आप ये सब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि शांति निर्वहन क्या होता है। पहले तो देखिए जो आपका शांति निर्वहन है इसको हम पीस कीपिंग भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि शांति को कैसे बनाए रखें, कि शांति को बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, वो इसमें बताएंगे। ये बोले जो शांति निर्वहन है, जो पीस कीपिंग है, इसका आरंभ कहाँ हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम था वहाँ पे हुआ था, कार्यकारण था उसमें। और बोल रहे हैं इसका मतलब कि मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, जो ब्लू हेलमेट AU ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में किया गया था। तो आप ये नाम याद रखना। और बोले कि किस लिए हुआ था, कि संयुक्त राष्ट्र में ये इसलिए किया गया था कि विवाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे शांति स्थापना, शांति और सुरक्षा बनाए रखें, कि जहाँ पे भी विवाद हो रहा है जिस भी जगह पे वहाँ शांति और सुरक्षा बनी रहे, जिससे कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, युद्ध ना हो। और जो शांति बनाए रखना है इसमें क्या होता है कि दो जो देश युद्ध कर रहे होते हैं उनों के बीच में शांति की स्थापना करना होता है, ताकि वो समझौता करके युद्ध की मतलब कि युद्ध को टाल सके। और क्या होता है, एक दूसरे देश को सहयोग देना होता है, तभी आप शांति निर्वहन को बल दे सकते हैं। जब तक आप एक दूसरे देश को सपोर्ट नहीं करोगे, उसका योगदान नहीं दोगे या फिर मध्यस्थता नहीं करोगे, तब तक शांति निर्माण आपका नहीं हो पाएगा। कि शांति निर्माण नहीं, सॉरी, शांति निर्वहन, निर्माण एक अलग चीज़ होती है, निर्वहन अलग है। निर्वहन में कीपिंग होती है कि इसको कैसे बना के रखें हम, ठीक है। और निर्माण एक अलग है, बिल्डिंग है कि इसको कैसे बिल्ड करें हम, ठीक है। तो इसमें यह है कि कैसे बना के रखना चाहिए। तो वही बता रहे कि शांति निर्वहन में युद्ध को विराम दिया जाता है और कहते हैं मध्यस्थता समझौता ये सब किया जाता है। आगे क्या है, देखिए आगे बता रहे हैं कि 1947 में क्या हुआ था कि जो सुरक्षा परिषद है उसने इंडोनेशिया राष्ट्रवादों के विरोध प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डच शासन के मध्य संघर्ष के संदर्भ में इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षण दल की गठन किया। कि जो डच में क्या हो रहा था कि राष्ट्रवाद के विरुद्ध लोग थे, ठीक है, और जो औपनिवेशिक व्यवस्था वहाँ पे बनाए हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि लोग वहाँ संघर्ष कर रहे थे। तो इसलिए इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षण के लिए एक दल का संगठन बनाया गया कि जो इनों का प्रेक्षण, इनों की जांच पड़ताल करेगा कि क्या दिक्कत है वो। तो इसी प्रकार से जो ये प्रेक्षण दल है ये क्या करता है, अनेक युद्ध विरामों और छोटे युद्धों का प्रेक्षण करता है कि जो भी युद्ध हो रहे हैं उसको विराम करना चाहिए, मतलब कि वो रुक जाए। और उसमें प्रेक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है कि युद्ध जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी कहाँ देता है, सुरक्षा परिषद में देते हैं। इसी प्रकार से बता रहे कि 1949 में संयुक्त सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके लिए भी एक परीक्षण का वो किया, संगठन किया। और वो देख रहा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था कश्मीर को लेके, वो विराम हुआ है नहीं हुआ, और वहाँ पे जो युद्ध विराम का पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा दोनों देशों के द्वारा।
तो ये संगठन क्या करता है कि ये देखते हैं जहाँ पे युद्ध हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, और वहाँ पे फिर ये घोषणा करते हैं कि युद्ध नहीं करना आपको। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पालन हो रहा है चीज़ों का, नहीं हो रहा है, या फिर दोनों देशों में से कोई तोड़ तो नहीं रहा कानूनों को। और फिर क्या होता है कि इस जो प्रेक्षण समूह होते हैं इसमें 100 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते, पर जो शांति निर्वहन बल होते हैं उसमें हल्के फुल्के शस्त्रों के साथ 1000 सैनिक हो सकते हैं, कई हज़ार सैनिक हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। और देखिए अब इसमें बता रहे हैं कि जो समूह है ये इसकी सफलता के कारण बता रहे हैं, क्यों सफल हुआ है, कि जो अब जो है युद्ध इतने होते नहीं, कहीं होते हैं, तो ये जो संगठन है ये जाके वहाँ परीक्षण करता है। तो इसकी सफलता का कारण पहला ये बता रहे हैं कि जो जहाँ पर युद्ध होता है, जहाँ संघर्ष होता है, वहाँ पर पहले तो युद्ध विराम किया जाता है कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर सैनिकों को वहाँ पर बोला जाता है अपने सैनिकों को सब वापस बुला लो। तो वो जो भी देशों में युद्ध हो रहा होता है वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको बोला जाता है आप युद्ध मतलब कि शांति बनाए रखो, अपने देश में शांति बनाए रखो। और उसके लिए क्या कहते हैं ये मतलब कि तैनाती तैयार करते हैं कि वहाँ पे शांति बनाने के लिए कुछ बलों की जो तैनाती होती है, वे सेना होते हैं, उनको वहाँ पे तैनात करते हैं कि शांति बने रहे, कोई युद्ध ना हो। आगे देखिए। और देखिए जो शांति संगठन जो ये होता है ये किसकी बातें मानते हैं, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं, महासचिव होते हैं, इन सबकी इच्छा के अनुसार ही ये काम करते हैं। और ये जहाँ देश में संघर्ष हो रहा होता है वहाँ पर ये अपनी तैनाती कर लेता है। परंतु आमतौर पर क्या होता है, जिस देश में संघर्ष हो रहा होता है, युद्ध हो रहा है, वो सहमत नहीं होते जल्दी से कि हाँ हम शांति, आपकी शांति सेना को यहाँ स्थापित कर दो, वो जल्दी से सहमत नहीं होते। यदि संघर्ष के नतीजों से शांति निर्वहन बल में सम्मिलित देश का कोई निजी हित ना हो, जब तक उनका कोई निजी हित नहीं होता शांति में कि हाँ आप शांति का यहाँ स्थापना कर सकते हो, जब तक उनका कोई निजी हित ना हो तब तक वो जल्दी से हाँ नहीं भरते। वो कहते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये सब चीज़ बता रहे हैं। और द्वितीय में क्या बता रहे हैं, दूसरे में ये बता रहे हैं कि जो शांति सेना बल होती है उसका कार्य होता है कि वो दोनों देश जो है उनके बीच एक तो निष्पक्ष के कार्य करें कि किसी की साइड ना लें, और दोनों के बीच में समझौता कराएं, तटस्थता कराएं, जिससे कि दोनों देश आपस में ना लड़ें। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो जिस देश में सेना बल तैनात होती है वह देश इसमें फिर बल के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर वो उसका सपोर्ट ही नहीं करेगा दोनों देशों में और भेदभाव करेगा तो वो उसमें उत्पन्न करेंगे बाधा। तीसरे में देखिए क्या बता रहे हैं, तीसरे में देखिए बता रहे हैं कि जो शांति सेना बल होती है उनका खाली एक कार्य होता है कि वो अगर बल का प्रयोग कर रहे हैं तो आत्मरक्षा में कर सकते हैं, खाली उनका कार्य होता है कि वो आत्मरक्षा कर सकते हैं अपनी, बाकी किसी भी प्रकार से बल का प्रयोग नहीं करते और वो शांति से वहाँ पर रहते हैं, खाली वो अपना मिशन को पूरा करते हैं। और आगे क्या बता रहे हैं इसमें कि शांति निर्वहन बल में क्षेत्रों में असैनिक क्षेत्रों में देखभाल करनी होती है, मतलब कि जहाँ पे लड़ाई उड़ाई रखी हो रही है वहाँ पे सैनिक क्षेत्रों की देखभाल करते हैं, मतलब कि वहाँ के क्षेत्रों की देखभाल करते हैं। और जो अशस्त्र का प्रयोग करते हैं, मतलब कि शांति का वहाँ पे शांति को कायम रखना उनका कार्य होता है, शस्त्रों का प्रयोग ना करना, ये सब होता है। तो ये तो आपका हो गया शांति निर्वहन में। अब हम पढ़ेंगे शांति रचना, इसमें क्या होता है वो देखते हैं हम। इसको हम पीस मेकिंग भी बोलते हैं। शांति निर्वहन को शांति के एक एजेंडे के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे बताते हैं कि इसकी जो कूटनीति होती है, शांति रचना जो होती है और शांति निर्माण होती है, महासचिव की रिपोर्ट में प्रमुख अंग है, कि उसकी जो रिपोर्ट है महासचिव की उसका एक प्रमुख अंग है। आगे बता रहे इसमें क्या होता है कि जो उत्पीड़ित होते हैं, मतलब कि जो जिनों के ऊपर शोषण किया जाता है या फिर शक्तिपूर्वक जो होते हैं, इसमें कार्रवाई भी हो सकती है, मतलब कि शक्तिपूर्वक भी इसमें कार्रवाई होती है अगर कोई शांति को भंग करते हैं। और शांति रचना के लिए सहमत कार्रवाई का संगत रूप नहीं है, मतलब कि जो शांति की जो रचना है इसमें कोई सहमत हो ये भी कोई संगत रूप नहीं है इसमें, मतलब कि तो बहुत छोटा सा समझाया गया है इसमें। बस ये कि शांति जो होती है उसमें कार्रवाई लोगों की जाती है और शांति रचना जो है इसमें क्या कहते हैं ये महासचिव का एक प्रमुख अंग है, इसमें बहुत छोटा सा। आगे देखिए है शांति निर्माण। अब हम पढ़ेंगे शांति निर्माण क्या होता है, इसको हम पीस बिल्डिंग भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो शांति के कार्य हैं वो महासचिव के प्रमुख उसमें बताए गए हैं, जो उसकी घोषणा पत्र चार्टर है। और वो तो शांति निर्माण एक ऐसे जो पक्ष होते हैं, जो दो पक्ष होते हैं उसके मध्य शांति निर्माण करना होता है इनका कार्य, कि शांति का निर्माण किया जाए और ऐसे प्रयास करना होता है कि जो युद्ध है उसको विराम किया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और उसके पश्चात क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध वापस से शुरू हो जाते हैं, उसकी संभावना होती है। तो उसी में क्या होता है शांति निर्माण का विस्तृत
निश्चित प्रभाव होता है कि आपका शांति निर्माण होगा तभी युद्ध रुकता है आपका, तो उसका प्रभाव पड़ेगा तो युद्ध आपका रुक सकता है। और आगे बता रहे हैं कुछ प्रभाव अल्पकालीन होते हैं और कुछ दीर्घकालीन होते हैं, कि जो शांति निर्माण है उसका प्रभाव जो होता है अल्पकालीन भी, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है और कुछ लंबे समय के लिए भी हो सकता है। आगे बता रहे जो शांति रचना है उसमें जटिल कार्रवाई में बाधाएं उत्पन्न होती है। जब आप कार्रवाई करते हैं शांति रचना में तो इसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो शांति निर्माण है इसकी कार्रवाई को सशक्त कदम उठाए जा सकते हैं, मतलब कि इसकी कार्रवाई में बहुत अच्छे मजबूत कदम उठाते हैं, परंतु जो शांति रचना उसमें बहुत जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारे क्वेश्चन भी यही समाप्त हुआ। आई होप आपको ये समझ आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शस्त्र नियंत्रण और निरशस्त्रीकरण। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी जो इतिहास है उसके बारे में हमें बताना है। देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो अस्त्र नियंत्रण होता है आपका, शस्त्र नियंत्रण और अस्त्र नियंत्रण दोनों सेम ही होते हैं, और जो आपका निशस्त्रीकरण होता है इसके जो इतिहास के संक्षिप्त में जो बताया गया है इसमें यह है कि वो पहले के टाइम पे जो इसके ऊपर विचार किया गया था कि शस्त्र नियंत्रण के ऊपर, और ये कुछ सीमा तक सफल भी रहे हैं कि आपके शस्त्र को किस प्रकार से नियंत्रण करा जाए। आपको पता है ना पहले तो होड़ लगी रहती थी, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे जो परमाणु बनाते उसकी होड़ लगी रहती थी, परंतु फिर शस्त्र नियंत्रण के ऊपर बात की गई, इसके ऊपर विचार किया गया और ये बहुत हद तक अब सफल भी हुए हैं। अब जो लोग हैं शस्त्र बहुत कम बना रहे हैं, जो आपके परमाणु नहीं बनाते, ना के बराबर बनाते हैं छुपके बनाते हैं, परंतु अब खुले रूप से नहीं करते लोग, है ना, उन लोगों को डर रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का भी और बहुत सब चीज़ों का। तो वो इसमें बता रहे हैं कि ये विचारधारा अब थोड़ी सफल हुई है। आगे देखिए अस्त्र निशस्त्रीकरण में क्या बता रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो आपका, और जो आपका राष्ट्र संघ था, उन्हों की बदौलत ये सब चीज़ हुई कि शस्त्रों पे नियंत्रण किया गया, क्योंकि इन्होंने ये प्रस्ताव रखा। देखिए पहले क्या हुआ था कि जब अमेरिका था, अमेरिका ने एक संधि लाई थी कि जिसपे हम जो शस्त्र जो इसका जिससे ये बनते हैं परमाणु, इनका जो बुरादा टाइप का जो भी होता है जिससे बनते हैं, उसका जो पदार्थ होता है उत्पादन, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। परंतु जो सोवियत संघ था उसने उससे इनकार कर दिया कि नहीं हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और ये ठीक नहीं है। और फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि सोवियत संघ ने एक वो लाई योजना लाई, एक प्रस्ताव लाया कि ये वो भी इसी प्रकार से था कि शस्त्र पर नियंत्रण, परंतु अमेरिका ने मना कर दिया। तो इसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का मना कर रहे थे और दोनों का सेम ही मोटो था कि शस्त्रों पर नियंत्रण करना, पर दोनों एक दूसरे के सामने वो तो कर नहीं सकते है ना, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए क्या होगा, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने एक प्रस्ताव पारित किया और एक एजेंसी बनाई कि जिसमें कि जो परमाणु निशस्त्रीकरण है उस पर देखा जाएगा कि हर प्रकार के जो आपके परमाणु होते हैं, बम होते हैं, उस पर निशस्त्रीकरण हर प्रकार के उस पर रोक लगा दी जाए। तो ये सब चीज़ें हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका रही इसमें निशस्त्रीकरण में। आगे देखिए क्या, और देखिए इससे ये संभावना लगाई गई जो निशस्त्रीकरण है वो आपका क्या होगा, नरसंहार को रोकेगा, युद्ध को रोकेगा, क्योंकि युद्ध और ये सब इसी से ही होते हैं जो आपका परमाणु होते हैं उससे। और देखिए 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति के लिए एक आइटम कार्यक्रम प्रस्तुत किया, आइटम कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसमें सुझाव दिया कि जो अणु ऊर्जा होती है उसको शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, उसको प्रोत्साहित दिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई जिसमें कि ये जो अणु होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं, इसको रोका जाए और सैन्य प्रयोग जो होते हैं इसको भी रोका जाए। तो हमारे क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास निर्माण उपाय के बारे में बताना है। जो भारत और पाकिस्तान के विश्वास निर्माण उपाय उसके बारे में। और देखिए स्टूडेंट इसमें चीन और भारत के बारे में भी आ सकते हैं और इसका एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो मैं आगे कराऊंगी कि विश्वास निर्माण क्या होता है, जो विश्वास निर्माण के उपाय क्या होते हैं, ये एक और क्वेश्चन है वो अलग से मैं आपको करवाऊंगी। तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, बाकी आप चीन के बारे में ही पढ़ सकते हैं क्योंकि आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, थोड़ा लेंथी सा है तो आप इसको प्लीज़ पॉज करके पढ़ना, मैं इसको समझाती हूँ। ओवरऑल इसमें बताया क्या गया, देखिए इसमें बताया गया कि जो आपका शांति निर्माण वो होता है ना कि आपको एक दूसरे के बीच में विश्वास उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में है इसमें कि विश्वास निर्माण किस प्रकार से होगा। तो ये बता रहे
हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत एक ही में से अलग होके बना है। पहले औपनिवेश था दोनों, फिर दोनों ब्रिटिश के माध्यम से दोनों अलग अलग देश बन गए और शांतिपूर्ण संधि हो गई कि हाँ अलग अलग देश बनेंगे। वैसे तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ पर ये दोनों देश अलग हो गए। उसके बाद बता रहे हैं कि क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे वार्तालाप भी हुए हैं और बहुत सारी संधियाँ भी हुई है, जैसे कि ताशकंद समझौता हुआ और भी समझौते इसमें लिखे हुए आप देख लेना। तो बहुत सारी चीज़ अच्छी भी हैं कि ठीक है शांति से वार्तालाप करते हैं, परंतु इन सब की विफलता क्या है कि उन्होंने अभी तक युद्ध जो हो रहे हैं कि आपके जो 3-4 युद्ध हो चुके हैं पहले, वो इसकी विफलता है कि दोनों देश में समझ की कमी है कि दोनों देश एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या फिर वार्तालाप में थोड़ी कमी हो रही है, तो युद्ध अभी भी होता रहता है। और ये बता रहे हैं कि बहुत सी संधियाँ तो हुई है भारत और पाकिस्तान के साथ, परंतु क्या हुआ है बाद में कि जो पाकिस्तान है वो जो चीन है उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ उसकी बढ़ गई हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, पाकिस्तान के पास सारे परमाणु हथियार हैं, सब कुछ है, तो जिसके कारण पाकिस्तान को लगता है कि हाँ वो बहुत शक्तिशाली हो गए, तो वो भारत के साथ युद्ध कर लेता है ना, या फिर भारत की बाउंड्री में हस्तक्षेप करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं यही कि वो अपनी मतलब कि वार्तालाप करते हैं और जो विदेश नीतियाँ होती हैं या फिर जो विदेश मंत्री होते हैं वो एक दूसरे देश में जाके वार्तालाप करते हैं, संधियाँ करते हैं और बताते क्या क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, पर इसमें बस थोड़ी बेटे ये भी बताई चाहिए, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी यही हैं कि बस ये दोनों अभी भी युद्ध कर रहे हैं, पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया है तो अभी भी ये सब चीज़ कर रहा है, दोनों में समझ की कमी है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताइए, जो समझौते हैं वो इसमें बताइए, जैसे कि ट्रैक 1 है, ट्रैक 2 है, ये समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। तो ओवरऑल इसमें बताया यही गया कि शुरू में पहले ब्रिटिश के माध्यम से 2 अलग देश बने औपनिवेशिक। आप पहले भारत और पाकिस्तान की स्टोरी लिख सकते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद आप बता सकते हैं कैसे अलग हुए और फिर बता सकते हैं अलग होने के बाद दोनों के बीच में कुछ समझौते हुए परंतु युद्ध ज़्यादा हुए, और फिर बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो उठा है। कश्मीर के मुद्दे को लेके आज भी बहुत सारी युद्ध चल रहे हैं, परंतु विदेश जो मंत्री होते हैं इन्हों में वार्तालाप होती रहती है ताकि ये सब चीज़ें नॉर्मल रूप से चल सकें। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है और 2019 का क्वेश्चन पेपर भी समाप्त होता है। और देखिए इसमें 2019 के जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप इसको करके जाना। और फिर मैं 2018 का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 चीज़ आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगी, आप इसके लिए टेंशन मत लेना। और मेरे को पता है आप सब स्टूडेंट्स के एग्जाम चले, तो देखिए आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी वीडियोस बना रही हूँ, बट ये है कि थोड़ा लेट हो जाता है, काम के चक्कर में बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो बस ये सब चीज़ें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए मैं MPSC जो आपका MGP 4 है उसकी भी वीडियो अभी बना दूँगी, और MPSC 7 है, MGP 7 है, इन सब की वीडियो बनाऊँगी, MET 2 है इनकी हो गई, तो मैं इन सब की वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। MPSC 3 है उसके लिए भी अब तो मैं बना ही रही हूँ, उसकी भी वीडियो, बुक थी नहीं बट बना रही हूँ। इसी प्रकार से जो MPSC 8 है उसके भी अब मैं हो सका तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगी। अब मेरे पास क्योंकि उसकी बुक भी अवेलेबल नहीं है तो मैं देखती हूँ अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं स्टूडेंट्स की ज़रूर कर सकती हूँ। देखिए मैं अपने आप से पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आप सब स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ जितना मुझसे हो सकता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको भी खुद से सब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास बुक नहीं है तो मैं उसका आंसर नहीं सॉल्व करा पाती हूँ। बट हाँ जो MPSC 8 वाले स्टूडेंट हैं मैंने उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है उसमें कि स्वतंत्रता क्या होती है और समानता, ऐसे क्वेश्चंस है इजी, तो आप वो सब देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं जल्द से जल्द आपके लिए और वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब तो मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उससे ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे पता है आप सब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है तो मैं भी उसी अकॉर्डिंग बहुत जल्दी काम कर रही हूँ। तो आपको अगर अच्छे लगे तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।